नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने आज धार्मिक स्थलों पर दावा पेश करने पर रोक संबंधी 1991 की पूजा स्थल अधिनियम की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। बता दें, इस पूजा स्थल कानून के अनुसार 15 अगस्त 1947 में जो धार्मिक स्थलों की स्थिति थी उसमें कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है। इससे अयोध्या विवाद को बाहर रखा गया था। अब इस कानून को चुनौती दी गई है। इसी पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अपना जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए और समय दे दिया है। कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया को अपना हलफनामा दाखिल करने के लिए फरवरी 2023 के अंत तक का समय दिया। लाइव लॉ के अनुसार इससे पहले शीर्ष अदालत ने केंद्र से 12 दिसंबर 2022 तक जवाब दाखिल करने को कहा था। वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की बेंच ने अयोध्या के फैसले में कानून को बरकरार रखा था और इसलिए ये जनहित याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं है। इंदौर में प्रवासी दिवस सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीयों को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के इतने अलग अलग देशों में जब भारत के लोग एक कॉमन फैक्टर की तरह दिखते हैं तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब कोई भारत का व्यक्ति विदेश जाता है और वहां कोई भारतीय मिल जाता है तो उसे लगता है कि पूरा भारत मिल गया। आप जहां रहते हैं भारत को अपने साथ रखते हैं। बीते 8 वर्षों में देश ने अपने डायस्पोरा को ताकत देने के लिए हर संभव कोशिश की है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दुनिया की व्यवस्था में भारत का महत्व आपकी वजह से बढ़ा है। भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि जब हमारे इन प्रवासी भारतीयों के योगदान का विश्व आकलन करता है तो उसे सशक्त और समर्थ भारत इसकी आवाज़ सुनाई देती है। इसीलिए ही तो मैं आप सभी को, सभी प्रवासी भारतीयों को विदेशी धरती पर भारत का राष्ट्रदूत कहता हूँ। सरकारी व्यवस्था में राजदूत होते हैं लेकिन आप राष्ट्रदूत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आप ब्रांड एम्बेसडर हैं। बता दें, सम्मेलन में करीब 70 देशों के 2705 प्रवासी भारतीय शिरकत कर रहे हैं। ये दिन हर 2 साल में एक बार मनाया जाता है। इसका उद्देश्य भारत से बाहर रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों के साथ भारत सरकार के बंधन को मजबूत करना और उन्हें उनकी जड़ों से फिर से जोड़ना है। इस दौरान अपने काम से प्रसिद्धि हासिल करने वाले प्रवासियों को प्रवासी भारतीय पुरस्कार भी दिया जाता है। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक नगरी इंदौर में आयोजित सत्र में भारतीय प्रवासी सम्मेलन के दूसरे दिन उमड़ी प्रवासी भारतीयों की भीड़ के चलते व्यवस्थाएं कम पड़ गईं। धक्का मुक्की और अफरा तफरी के चलते कई लोगों को चोटें आईं। लंदन के डिप्टी मेयर को भी प्रवेश के लिए भारी जद्दोजहद करनी पड़ी। सत्य हिंदी के लिए संजीत श्रीवास्तव की रिपोर्ट के अनुसार इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर के ग्रेड हॉल में आयोजित जलसे में क्षमता से 1.5 गुना मेहमान पहुंचे। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम में शामिल होने की वजह से हॉल तय वक्त से पहले ही फुल हो चुका था। सुबह 9:45 बजे एंट्री बंद कर दी गई। हॉल की क्षमता कैपेसिटी 2200 लोगों के बैठने की है, लेकिन 3000 से ज्यादा लोग पहुंच गए। कुछ एनआरआई जबरदस्ती गेट खोलकर घुसे, बाद में उन्हें दूसरे गेट पर रोका गया। लंदन के डिप्टी मेयर राजेश अग्रवाल 9:45 पर आयोजन स्थल पर पहुंचे। उनको आयोजन के मुख्य समारोह में जाने से रोक दिया गया। अग्रवाल करीब 15 मिनट तक अंदर जाने के लिए संघर्ष करते रहे। अग्रवाल उन्हें मिला विदेश मंत्रालय का आमंत्रण पत्र भी दिखाते रहे। बाद में उन्हें दूसरे गेट से अंदर दाखिला मिला। तमाम जद्दोजहद के साथ धक्का मुक्की में 2 लोगों को हाथ में चोट आने की सूचना सुर्खियां बनी। अनेक एनआरआई ने शिकायत करते हुए सवाल उठाया, व्यवस्था नहीं थी तो उन्हें बुलाया क्यों गया। वहीं प्रधानमंत्री की झलक के लिए आतुर कई प्रवासी भारतीयों ने दावा किया वो वक्त पर जगह पर पहुंचे, लेकिन फिर भी उन्हें प्रवेश नहीं दिया गया। दुखी हैं, 7 समंदर पार से आए लेकिन पीएम को लाइव नहीं सुन पाए। 21 सूत्रीय मांगों को लेकर आज राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में करणी सेना ने शक्ति प्रदर्शन किया। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश यात्रा के चंद घंटे पहले किया। मध्य प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में 70 देशों के प्रवासी भारतीयों का 3 दिनों का समागम रविवार से आरंभ हुआ है। इस समागम में सोमवार दोपहर को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, जबकि मंगलवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आने वाली हैं। इस दौरान ही भेल क्षेत्र में स्थित जम्बूरी मैदान पर करणी सेना का सैलाब उमड़ पड़ा। राज्यों से भोपाल में जुटे करणी सेना के सैलाब को लेकर प्रदर्शन के रणनीतिकारों का दावा है कि 10 लाख से ज्यादा राजपूत भोपाल आ गए हैं। उधर पुलिस और प्रशासन दबी जुबान में स्वीकार कर रहा है कि 60 से 70 हजार का जमघट है। करणी सेना की प्रमुख मांग है जाति के आधार पर आरक्षण बंद कर आर्थिक आधार पर आरक्षण लागू किया जाए। दूसरी मांग है SC/ST एक्ट में बिना जांच के गिरफ्तारी पर रोक लगाई जाए। सामान्य पिछड़ा वर्ग एक्ट बनाया जाए जो सामान्य और पिछड़ा वर्ग की SC/ST के अत्याचार से रक्षा करे।
भर्ती कानून बनाया जाए, व्यापम के 1 लाख पदों और अन्य विभागों में भर्तियां अतिशीघ्र की जाएं, भर्ती नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाए, एमपीपीएससी की 2019, 2020 एवं 2021 की भर्तियां संवैधानिक रूप से पूर्ण की जाएं, किसानों के हित में स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू किया जाए ताकि किसानों को उपज का सही मूल्य मिल सके। हरियाणा में चल रही भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि बीजेपी शासित राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा की सफलता का रेट वास्तव में बहुत ज्यादा है और इसके कारण ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इतने सारे मुस्लिम नेताओं से मिले हैं। जेपी नड्डा चुपके से दरगाह गए और नितिन गडकरी आर्थिक मुद्दों पर बात कर रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने गुलाम नबी आजाद के साथ पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं में 17 की कांग्रेस पार्टी में वापसी के बाद गुलाम नबी आजाद पर तंज कसा है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार जयराम रमेश ने कहा कि गुलाम नबी आजाद की पार्टी के नेता कांग्रेस में लौट आए हैं। वो आजाद के साथ 1 महीने की छुट्टी मनाने के लिए गए थे। जयराम रमेश ने आगे कहा कि आजाद को तय करना चाहिए कि वो मोदी सरकार के साथ हैं या सेक्युलर दलों के साथ। बता दें, जयराम रमेश का यह बयान ऐसे समय आया है जब जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले कांग्रेस छोड़कर डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद के करीबी कांग्रेस में वापस लौटा। लौटने वालों में वरिष्ठ नेता ताराचंद शामिल हैं। कांग्रेस में लौटने के बाद चंद ने कहा था कि कांग्रेस ने उनको बहुत कुछ दिया, भावनाओं और दोस्ती में आकर कांग्रेस छोड़ना जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। मालूम हो कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस में जब थे तो वो अंदर रहकर लगातार अलग लाइन पर बोलते थे और अलग बयान पर ही चलते थे। हालांकि वो जम्मू में अपनी पार्टी बचाने में मुश्किल में नजर आ रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा पर राहुल गांधी लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इस बीच रविवार को एनसीपी चीफ शरद पवार ने एक बार फिर राहुल गांधी की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी नेशनल लेवल पर सभी विपक्षी दलों को एक साथ ला सकते हैं। वरिष्ठ नेता ने कहा कि राहुल गांधी ने दिखा दिया है कि वो कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। एनसीपी चीफ ने कहा कि राहुल गांधी के प्रति लोगों का नजरिया बदला है। वो आने वाले भविष्य में विपक्षी दलों के बीच आम सहमति बनाने में मदद करेंगे। उन्होंने कहा यह यात्रा भाजपा द्वारा उनकी इमेज खराब करने का जवाब साबित हुई है। लोगों का रुख उनके प्रति बदल गया है। बता दें, इससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत भी इस यात्रा की और राहुल गांधी की तारीफ कर चुके हैं। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी एक चेहरे को खड़ा किया जाता है तो 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा को विपक्षी दलों पर स्पष्ट बढ़त मिलेगी। एक पॉडकास्ट में बात करते हुए ओवैसी ने कहा कि बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष को हर लोकसभा क्षेत्र में एकजुट होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि विपक्ष को सभी 540 संसदीय क्षेत्रों पर कड़ी टक्कर देनी होगी। अगर विपक्ष का एक चेहरा बीजेपी के खिलाफ लड़ता है तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। ओवैसी ने कहा कि जैसे अगर मुकाबला मोदी बनाम केजरीवाल या राहुल गांधी है तो पीएम मोदी को फायदा होगा। केंद्र सरकार ने टीवी चैनलों की न्यूज कवरेज को लेकर एक सख्त एडवाइजरी जारी की है और टीवी चैनलों को केबल टेलीविजन नेटवर्क एक्ट 1995 के तहत निर्धारित प्रोग्राम कोड का पालन करने को कहा है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में पिछले दिनों क्रिकेटर ऋषभ पंत की कार दुर्घटना और कुछ अपराधों की कवरेज को खराब और दुखद बताया गया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने सभी निजी समाचार चैनलों को जारी एक एडवाइजरी में पंत की कार दुर्घटना की रिपोर्टिंग व शवों की तस्वीरों, 5 साल के बच्चे की पिटाई जैसी घटनाओं के प्रसारण का हवाला दिया है और कहा कि इस तरह की रिपोर्टिंग गरिमा को प्रभावित करती है। मंत्रालय ने कहा कि हिंसक घटनाओं की रिपोर्टिंग में तस्वीरों को धुंधला किए बगैर या उन्हें लंबे शॉट से न दिखाना व्यथित करने वाला, अपमानजनक और सनसनीखेज है। एडवाइजरी में पंत की दुर्घटना सहित ऐसी 12 घटनाओं का जिक्र किया गया है जिसमें समाचार रिपोर्ट प्रसारित की गई और प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया गया। एमसीडी में मनोनीत पार्षदों को पहले शपथ दिलाने के मुद्दे पर भिड़े बीजेपी और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अब सड़क पर आवाज बुलंद कर रहे हैं। सोमवार को इस मुद्दे को लेकर दोनों ही दलों के कार्यकर्ताओं ने एक बार फिर प्रदर्शन किया और एक दूसरे पर आरोप लगाए। दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के राष्ट्रीय दफ्तर के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी वालों शर्म करो, संविधान की हत्या बंद करो के नारे लगाए तो दिल्ली बीजेपी के नेताओं ने भी आम आदमी पार्टी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। इसके बाद सवाल खड़ा हो गया है कि दिल्ली में मेयर व डिप्टी मेयर का चुनाव कब होगा, क्योंकि ताज़ा हालात में बीजेपी और आम आदमी पार्टी दोनों ही पीछे हटने के लिए तैयार नहीं दिखाई देते।
बता दें शुक्रवार को एमसीडी में मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव के लिए मतदान होना था, लेकिन निर्वाचित पार्षदों से पहले दिल्ली के उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए गए पार्षदों को शपथ दिलाने को लेकर सदन अखाड़ा बन गया। इस दौरान जमकर धक्का मुक्की हुई और दोनों दलों ने एक दूसरे पर उनके पार्षदों की पिटाई करने का आरोप लगाया। नए साल में तमिलनाडु विधानसभा के पहले सत्र के पहले दिन ही राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच टकराव सामने आ गया। दरअसल सत्र के पहले दिन राज्यपाल आर.एन. रवि सदन में भाषण पढ़ रहे थे। इसी दौरान तब हंगामा हुआ जब मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने विधानसभा अध्यक्ष को कहा कि केवल राज्य सरकार द्वारा तैयार किए गए भाषण को ही रिकॉर्ड पर लें और राज्यपाल द्वारा अपनी ओर से भाषण में जोड़े गए हिस्से को हटा दिया जाए। इसके बाद भाषण पर हंगामे के बीच राज्यपाल विधानसभा से बाहर चले गए। इससे पहले दिन में डीएमके के नेताओं ने अपने संबोधन के दौरान राज्यपाल रवि के खिलाफ नारे लगाए। बता दें बाकी गैर बीजेपी शासित राज्यों की तरह तमिलनाडु में भी राज्यपाल सरकार के बीच विवाद चल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ शहर पर जमीन में समाने का खतरा हर घंटे के साथ बढ़ता जा रहा है। इस पूरे क्षेत्र को सिंकिंग जोन करार दे दिया गया है। बीते 48 घंटों में जमीन धंसने से टूटे मकानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ये 561 से बढ़कर 603 से 610 के बीच हो गई है। ये लगातार बढ़ती जा रही है। तेजी से बदलते हालात की वजह से आपदा प्रभावित इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को पुनर्वास केंद्रों में ले जाया जा रहा है। चमोली के जिला अध्यक्ष हिमांशु खुराना ने खुद लोगों के घर जाकर उनसे रिलीफ कैंप में जाने की अपील की है। जोशीमठ को आपदा संभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। इसके साथ ही जोशीमठ और आसपास के इलाकों में निर्माण गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। केंद्र सरकार भी इसको लेकर अब एक्टिव हो गई है। केंद्र सरकार के विशेषज्ञों की टीम सोमवार को राज्य का दौरा करेगी और आगे की स्थिति का आकलन करेगी। प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा रविवार को बुलाई गई उच्च स्तरीय बैठक में यह फैसला किया गया था। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने जोशीमठ शहर में एनडीआरएफ की 1 टीम और एसडीआरएफ की 4 टीमों को तैनात कर दिया है। आईसीआईसीआई बैंक और वीडियोकॉन लोन फ्रॉड मामले में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किए गए आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को जमानत मिल गई। बॉम्बे हाईकोर्ट ने दोनों कोचर दंपति को गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने इनकी गिरफ्तारी कानून के मुताबिक नहीं की। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर को फौरन रिहा करने का आदेश दिया है। हालांकि सीबीआई चंदा और दीपक कोचर की रिहाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगी। सोमवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की रिहाई का फैसला देते हुए सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। कोर्ट ने कहा कि जब चंदा और दीपक कोचर से सीबीआई पहले से ही पूछताछ कर रही थी तो फिर उन्हें गिरफ्तार क्यों किया गया। ब्राजील में पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को राजधानी ब्रासीलिया में जबरदस्त उपद्रव किया। उनके समर्थक संसद, राष्ट्रपति आवास और सुप्रीम कोर्ट में घुस गए और उन्होंने वहां जमकर तोड़फोड़ की। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने इसे फांसीवादी हमला बताते हुए इसकी जमकर निंदा की है। उपद्रव करने वाले बोल्सोनारो के समर्थकों की संख्या 3000 के आसपास बताई गई है। बता दें पिछले साल हुए राष्ट्रपति के चुनाव में लूला डी सिल्वा ने बोल्सोनारो को हरा दिया। राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद बोल्सोनारो ने इन चुनाव को चुनौती दी। उनके समर्थकों ने ब्राजील की सर्वोच्च चुनावी अदालत में शिकायत की और चुनाव परिणाम का वेरिफिकेशन कराए जाने की मांग की थी। बोल्सोनारो के समर्थकों का कहना है कि इस चुनाव में धोखाधड़ी हुई और इसकी समीक्षा की जाए। चुनाव में लूला डी सिल्वा को 50.9% वोट मिले थे, जबकि बोल्सोनारो को 49.1% वोट मिले थे। बोल्सोनारो के समर्थकों को राजधानी में उपद्रव मचाते देख सेना को बुलाना पड़ा और सेना के साथ भी बोल्सोनारो के समर्थकों की जबरदस्त झड़प हुई। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक राष्ट्रपति ने उपद्रव करने वाले लोगों को नाजी करार दिया और कहा कि लोगों ने वो काम किया है जो ब्राजील के इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें उनके किए गए कामों की सजा दी जाएगी। बता दें ऐसी ही घटना अमेरिका में हुई थी जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के चुनाव में हार गए। उसके बाद 6 जनवरी 2021 को ट्रंप समर्थकों ने कैपिटल बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया। ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो के समर्थकों के उपद्रव के बाद बिगड़े हुए हालात को देखते हुए मुल्क में 31 जनवरी तक इमरजेंसी लागू कर दी गई है। राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने राजधानी के केंद्रीय हिस्से को भी अगले 24 घंटे तक बंद रखने का आदेश दिया है। इसमें वो इलाका भी स्थित है जहां अहम सरकारी दफ्तर हैं। बताना होगा कि बोल्सोनारो के समर्थकों ने रविवार को राजधानी ब्रासीलिया में जबरदस्त उपद्रव किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।